हम विज्ञान में धातुओं के रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे, उन्हीं में हम आगे बढ़ते हैं और अब पढ़ते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का अर्थ है विस्थापित कर देना या फिर हटा देना। इसकी परिभाषा होगी किसी अधिक क्रियाशील तत्व या परमाणु द्वारा, किसी अधिक क्रियाशील धातु, आयन या तत्व द्वारा कम क्रियाशील धातु, आयन या तत्व को विस्थापित कर देना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। किसी अधिक क्रियाशील तत्व अणु या यौगिक द्वारा कम क्रियाशील तत्व अणु या यौगिक को विस्थापित करना विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में यदि लोहे की कील डाल दी जाती है या लोहे का चूर्ण डाल दिया जाता है तो वह आयरन सल्फेट का निर्माण करता है, जो कि नीले रंग से भूरे रंग में बदल जाता है और कॉपर मुक्त हो जाता है। उदाहरण कॉपर सल्फेट CuSO4। इसकी अभिक्रिया जब लोहे के साथ करवाई जाती है इसे कहेंगे कॉपर सल्फेट। ये हो गया आयरन यानी लोहा, इसे फेरियम कहा जाता है, लैटिन भाषा में इसका नाम होता है फेरियम। और ये अभिक्रिया में FeSO4 बनाता है और कॉपर मुक्त कर देता है। जब कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया आयरन लोहा के साथ करवाई जाती है तो आयरन सल्फेट बनता है तथा कॉपर मुक्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में विलयन का रंग नीले से इस प्रक्रिया में विलयन का रंग नीले से
मटमैले रंग का हो जाता है। मटमैले रंग या भूरे रंग का। इसी प्रकार आगे एक अभिक्रिया और लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट में यदि जिंक का टुकड़ा डाल दिया जाए, कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया जिंक Zn, इसे कॉपर सल्फेट और ये जिंक, अभिक्रिया करने पर ये जिंक सल्फेट बनाता है। विस्थापन अभिक्रिया के आधार पर ही या उसके प्रेक्षणों के आधार पर एक प्रश्न बनाते हैं। जिंक Zn, कॉपर Cu को विस्थापित कर देता है परंतु कॉपर जिंक को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता। क्यों? हमें यही स्पष्ट करना है कि जिंक कॉपर को स्थापित कर देता है परंतु कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। आंसर में लिखेंगे जैसा कि हमने अभी विस्थापन अभिक्रिया पढ़ी है। विस्थापन अभिक्रिया में हमने पढ़ा था अधिक क्रियाशील तत्व यौगिकीय अणु द्वारा कम क्रियाशील को विस्थापित किया जाता है। यहाँ जिंक कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील है, अतः जिंक तो कॉपर को विस्थापित कर देता है परंतु कम क्रियाशील होने के कारण कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता है। जिंक कॉपर की तुलना में अधिक क्रियाशील होता है इस कारण यह कॉपर को विस्थापित कर देता है परंतु कम क्रियाशील होने के कारण कॉपर जिंक को विस्थापित नहीं कर सकता। अब हम पढ़ते हैं धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया।
धातुओं की क्षारों के साथ अभिक्रिया। धातुएं जिस प्रकार अम्लों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त करती है, ठीक उसी तरह क्षारों के साथ अभिक्रिया करके भी हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। धातुएं क्षारों के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। धातुओं के रासायनिक गुणधर्म में हम धातुओं की जल से अभिक्रिया, धातुओं के अम्लों से अभिक्रिया और धातुओं की वायु अर्थात ऑक्सीजन से अभिक्रिया। पहले हम जैसे लिखते हैं धातुओं की जल से अभिक्रिया। सामान्यतः धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। सामान्यतः धातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती है। धातुओं के इस गुणधर्म के कारण ही धातुओं के इस गुणधर्म के कारण ही फास्फोरस को जल में डुबोकर रखा जाता है। अगला पढ़ते हैं धातुओं की वायु से अभिक्रिया। धातुएं वायु से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। धातुएं वायु से अभिक्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। जो क्षारीय अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
जैसे सल्फर को यदि वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। सल्फर को यदि वायु की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। इस सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलने पर, सल्फर डाइऑक्साइड को जल में घोलने पर ये H2SO3 अर्थात सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। सल्फ्यूरस अम्ल बनाती है। एक प्रयोग द्वारा समझाइए कि धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एक गैस जार लेते हैं। गैस जार कुछ इस तरह से होता है, कांच की नलीनुमा रचना होती है। इसमें नीचे की तरफ स्टैंड नुमा रचना होती है जिसकी सहायता से इसे आसानी से स्थापित कर दिया जाता है। अब इस गैस जार एक उद्दहन चम्मच लेते हैं। उद्दहन चम्मच सामान्यतया किसी धातु के ढक्कन को तार के साथ जोड़कर बनाया जा सकता है। उद्दहन चम्मच में थोड़ा सल्फर का चूर्ण लेते हैं, जैसे तार होगा और इस तार में एक ढक्कन जोड़ दिया गया है और इस ढक्कन के साथ साथ एक इसमें सल्फर का चूर्ण डाल देते हैं। एक उद्दहन चम्मच में थोड़ा सल्फर का चूर्ण लेकर उसे तेज आंच पर गर्म करते हैं। तो हम लिखें एक आंसर में एक उद्दहन चम्मच में थोड़ा सल्फर चूर्ण लेकर सल्फर गंधक भी कहा जाता है इसे, थोड़ा सल्फर चूर्ण लेकर गर्म करते हैं। अब इसमें से धुआं उड़ता हुआ दिखाई देने पर एक गैस जार में इसके धुआं को एकत्र कर लेते हैं। इसके धुआं को एकत्र कर लेते हैं। अब गैस जार में थोड़ा पानी डालकर तेजी से हिलाते हैं।
इस विलयन में लाल तथा नीला लिटमस पत्र इस विलयन में लाल तथा नीला लिटमस पत्र ले जाने पर हम देखते हैं कि नीला लिटमस लाल रंग का हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। एक विशेष नोट और लिख लेते हैं। फास्फोरस वायु में खुला छोड़ने पर स्वतः आग पकड़ लेता है। इस कारण इसका वायु से संपर्क तोड़ने के लिए जल में डुबोकर रखा जाता है। इसे एक प्रश्न भी बना सकते हैं कि फास्फोरस को जल में क्यों रखा जाता है। तो फास्फोरस बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है जो वायु में खुला छोड़ने पर आग पकड़ लेती है। अतः इसका वायु से संपर्क तोड़ने के लिए इसे जल में डुबोकर रखा जाता है।